बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सब लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है फंगैट 2020 का, और इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर 4 का रिमेनिंग पोर्शन था वो हम कंप्लीट करेंगे। कल जो प्रीवियस इससे लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 4 तक जितना मैक्सिमम कर सकते थे उसको हमने कवर किया था। आज के लेक्चर में जो फर्स्ट टॉपिक है डैट इज़ एनर्जी। कि एनर्जी क्या होती है? देखिए, ये तो आप सबको पता है कि एनर्जी एक वॉक करने की एबिलिटी को कहते हैं। कोई बॉडी जितना वॉक करती है उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर एबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, अगर किसी बॉडी की वॉक करने की एबिलिटी कम है तो उसकी एनर्जी भी डेफिनेटली कम होगी। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या होती है? देखिए, हम इसको कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। एक एनर्जी जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, एक जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और एक जिसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी चूंकि ड्यू टू मोशन होती है, सब बच्चों को पता है, और इसका फार्मूला हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। सबसे मेन चीज़ ये इसमें कि काइनेटिक एनर्जी v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप v को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी, आप v को ट्रिपल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, अगर आप v को 4 टाइम करेंगे काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से जो सेकेंड एनर्जी है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है, और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितना ज़्यादा हाइट को चेंज करते चले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा चेंज होती जाएगी। थर्ड, जिसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यूजुअली हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर जैसे आप एक वॉच की एग्जांपल लेते हैं और वॉच की जो नीडल है उसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं डैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 3 कैटेगरी। वैसे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है जो कि ग्रेविटी की वजह से आप स्पेसिफाई करते हैं। खैर, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस तरह थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं आती एंटी टेस्ट में। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, ये सिंपल सा एक एमसीक्यू है कि 1 मैन टेक 1 मिनट ऑफ रेज अ बॉक्स टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। एक शख्स जो है वो 1 मिनट ले रहा है एक बॉक्स को 1 मीटर की हाइट तक ले जाने के लिए। मतलब सपोज कर लें एक शख्स यहाँ तक 1 मीटर की हाइट तक, एक रैंडम में कह रहा हूँ, यहाँ तक ले जाने के लिए 1 मिनट ले रहा है, और यही काम दूसरा शख्स जो है वो आधा मिनट ले रहा है। मतलब एक शख्स जो है वो 1 मिनट में वो काम कर रहा है और दूसरा शख्स जो है वो हाफ मिनट ले रहा है और हाफ मिनट पे उस हाइट पे वो अप्रोच करता है। मतलब दोनों ने 1 मीटर की हाइट के ऊपर आना है। एक शख्स 1 मिनट लेगा और एक शख्स जो है वो हाफ मिनट ले रहा है। अब आपने ये देखना है द एनर्जी ऑफ द टू इज, तो इसके ऑप्शन ये है कि डिफरेंट, सेम, एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज मोर, एनर्जी ऑफ सेकंड इज मोर। देखें, इसका जो आंसर है वो बीटा इज राइट ऑप्शन। दोनों की एनर्जी सेम होगी। दोनों की एनर्जी सेम क्यों होगी? क्योंकि दोनों सेम हाइट के ऊपर जा रहे हैं। एनर्जी का लेना देना टाइम से नहीं होता। आप कभी भी किसी चीज़ को सेम हाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि उसने कितना टाइम लिया, कम लिया, ज़्यादा लिया। दोनों सेम हाइट के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों का जो एनर्जी लेवल है दोनों का वो सेम होगा। एनर्जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। ये तो हो गया एक सिंपल सा एमसीक्यू, जो कि इस तरह के यूजुअली एमसीक्यू जो हैं वो एनटीएस में आते होते हैं। मतलब इस तरह के कोई बहुत ज़्यादा ई कैट में पसंद नहीं किए जाते। ये वाला एमसीक्यू देखें ज़रा, ये जो सेकंड एमसीक्यू है, सेकंड एमसीक्यू भी एनर्जी से रिलेटेड ही है। अब इसकी स्टेटमेंट पहले गौर से देखें। इसमें वो कह रहा है कि कार एक्स इज ट्रेवलिंग हाफ द स्पीड ऑफ कार वाई। मैं इसका डाटा साथ ही लिख लेता हूँ। मतलब वो आपको ये बता रहा है कि कार एक्स जो है उसकी स्पीड हाफ है वाई से। ये वो मैं बता रहा है कि एक्स की स्पीड, ये एक्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि एक गाड़ी है जिसको आप एक्स कह लें, एक्स की स्पीड वाई से जो है वो हाफ है। उसके बाद कार एक्स हैज़ ट्वाइस द मैस ऑफ कार वाई। कार एक्स का जो मैस है वो कार वाई से ट्वाइस है, मीन्स के डबल है। मतलब 2 चीज़ें इसमें उसने बता दी कि कार एक्स का मैस जो है वो उससे ट्वाइस है और कार एक्स की स्पीड कार वाई की स्पीड से जो है वो हाफ है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है, ये उसने आपको डाटा दे दिया जो कि मैंने इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि कार एक्स हैज ट्वाइस द मैस ऑफ कार वाई, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपने बताना इनमें से ऑप्शन कौन से वाला सही है, किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आपने ये आपके सामने सारे ऑप्शन हैं। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का तरीका देखें। आपने जब भी, चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। आप जनरल फार्मूला यूज़ करें। इस फार्मूले में अब आपने चेंज ये करना है
मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ कि कार x की वेलोसिटी हाफ है और मैस ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह जो m लिखा हुआ है, चूंकि मैस ट्वाइस है तो m की वैल्यू को मैं डबल कर दूंगा, वो मैं बता रहा कि मैस ट्वाइस है, वेलोसिटी हाफ है तो मैं v की वैल्यू को हाफ कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैस की वैल्यू को मैंने डबल कर दिया और वेलोसिटी की वैल्यू को मैंने हाफ कर दिया, ये v/2 हो जाएगी इसका स्क्वायर। अब देखिए आप कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ x, क्योंकि हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x का डाटा गिवन था, इसको आप सॉल्व कर लें, हाफ इंटू 2 इंटू ये आ जाएगा v²/4। अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, साथ m भी होगा क्योंकि m भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 2 4, इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, ये 2 फ्रैक्शन में भी है तो हाफ mv² एज इट इज आ जाएगा। अब मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार x इज इक्वल टू हाफ, देखिए ये लिखा हुआ है हाफ mv², हाफ mv² जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, तो आप हाफ mv² की जगह आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि x की काइनेटिक एनर्जी जो है वो y की काइनेटिक एनर्जी से कितनी आ रही है, हाफ। तो इस तरह के एमसीक्यूज को सिर्फ और सिर्फ आपने जो इसका डाटा गिवन होता है वो आप पहले लिख लिया करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में हमेशा मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जिसपे कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिकल होता है, वो पसंद किए जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनर्जी का भी आएगा तो ऐसा आएगा, वो घुमाएगा आपको कि ताकि चेक करे आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि टाइम कम होता है, वहाँ पे आपके पास ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एक्स हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई। काइनेटिक एनर्जी जो x की काइनेटिक एनर्जी है वो y की काइनेटिक एनर्जी से हाफ है, जो कि हमने सॉल्व भी करके दिखाया। तो एनर्जी से रिलेटेड भी आपने मैक्सिमम और जो क्वेश्चंस हैं उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो, आपको पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और किस तरह से सॉल्व करना है। जितनी प्रैक्टिस होगी ऑन द स्पॉट जो है ना वो सॉल्व करना सम टाइम मुश्किल होता है, प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेरिवेशन, हमने डेरिवेशन तो नहीं करनी, इसका कंक्लूजन क्या है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। किसी भी बॉडी का जो वर्क डन है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आता है। किसी भी बॉडी का जो वर्क डन है, जितना ज़्यादा वर्क काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। आप सबको पता है वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी हो, वर्क एनर्जी की फॉर्म में होता है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी भी बॉडी का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के भी चेंज के इक्वल होता है। वर्क की दोनों फॉर्म आप लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारी बुक में उसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का लिखा है तो यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। अगर वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है तो इसका मतलब वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के भी चेंज के इक्वल होगा। डेफिनेटली दोनों रिलेशन ही सही है। अब इससे रिलेटेड एक हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, जो कि पास पेपर्स का है एमसीक्यू और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझना है, बल्कि कोशिश यही करें कि लेक्चर में भी साथ साथ आप इसको खुद से सॉल्व करें। आपका कॉन्सेप्ट इससे अच्छा होता है, आपको पता चल जाता है कि किस किस तरह के एमसीक्यूज हमें आ सकते हैं या हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक मैं यहाँ पे एमसीक्यू लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं अगेन आपको यही बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि 100 जूल ऑफ वर्क is required to change the velocity of the object from 0 to 10 meter per second. What will be the work done to change the velocity of same object from
10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इज़, ये ऑप्शन आपके पास, अल्फ़ा ऑप्शन है जी 100 जूल, बीटा ऑप्शन है जी 200 जूल्स, चार्ली ऑप्शन है 300 जूल्स। ये सही वर्ड जूल होता है, आपको पता है, हम इसको जौल जौल पढ़ रहे होते हैं, सही वर्ड ही जूल है। अब ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखें। नो डाउट ये एक लेंथी स्टेटमेंट है और इसी तरह की स्टेटमेंट ज़्यादातर आती हैं ई कैट में भी और पास पेपर्स के MCQs में से ही है ये। 100 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। ये 0 लिखा हुआ है, फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। वट विल बी, कहता है शुरू में आपको वो बता रहा है कि 100 जूल वर्क चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। आप वेलोसिटी को 0 से 10 मीटर पर सेकेंड चेंज कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। सेम वही ऑब्जेक्ट है, अब उसकी वेलोसिटी को आपने चेंज करना है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? क्वेश्चन की स्टेटमेंट आसान है, इसको समझने की कोशिश करें कि 100 जूल वर्क आपको, वो बता रहा है कि 100 जूल वर्क आपको रिक्वायर्ड होता है, वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हैं 0 से 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कह रहा है सेम वही ऑब्जेक्ट है, कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, वेलोसिटी आपने चेंज करनी है 10 से 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 दफ़ा वेलोसिटी आ रही है और वर्क की बात हो रही है। फ़ौरन ही मेरे माइंड में चीज़ आ जाएगी कि अगर वेलोसिटी की बात हो रही है और वर्क की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही लगना है, और कोई ऐसा इस डाटा के मुताबिक कोई फार्मूला फिट नहीं बैठता इसके ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है और जाहिर सी बात है वेलोसिटी का मतलब ये है ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क भी गिवन है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, आपको पता चल जाता है कि इस पर एक्चुअली हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या डाटा चाहिए। आप क्या करेंगे, आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का ही फार्मूला यूज़ करेंगे कि वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कह लें या एनर्जी कह लें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल होता है हाफ mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये वर्क डन जो है वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो आपने इसी वजह से ये फार्मूला भी लिखा कि वर्क चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये फार्मूला आपको 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इक्वेशन आपको क्यों बनानी पड़ेगी, एक उसने आपको वर्क दिया हुआ है, दूसरा वर्क आपने निकालना है। अगर आपको एक गिवन है और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है तो हमेशा आपने रेशो लेनी होती है। इसका मतलब अगर मैं रेशो लेता हूँ, मैं ऐसे लिख लेता हूँ W/W' इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mvf डैश स्क्वायर माइनस vi डैश स्क्वायर। अब देखें जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसमें सारा डाटा फिट हो गया, सारी की सारी चीज़ें इसमें फिट आ रही। मैंने वो कह रहा था सेम ऑब्जेक्ट मैंने मैथ्स को m1 m2 या m डैश ने किया, ये वाली वेलोसिटी vi, ये वाली vf, नीचे वाली vi डैश और ये vf डैश। उसके बाद 1/2 भी ऐड एज इट इज़, एक को मैंने w कह दिया और एक को मैंने w डैश कह दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, हाफ m और हाफ m जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज़। अब आपके पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं, देखें अब आपके पास फार्मूला जो है वो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब जो फार्मूला आपके पास वो ये है, W/W डैश इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय VF डाई स्क्वायर माइनस VI डाई स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब जैसे इसमें वैल्यूज लगाएं, W की वैल्यू कितनी है 100 जूल्स, क्योंकि आप उसने आपको दी हुई है वैल्यू, डिवाइडेड बाय दूसरा वर्क आपने निकालना है W डैश कह लो, x कह लो, जो आपने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू शुरू वाले की देखो 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी और ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा और ये आपके पास 0 है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। इसी तरह से जो नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी है, एक 10 मीटर पर सेकेंड और एक 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आप यहाँ पे भी यही करोगे, ये आपके पास आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 100, 0 का स्क्वायर आपको पता वो 0 ही है, डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 100। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो
जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 1/x इज इक्वल टू 1/300। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं आप, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो x की वैल्यू आपके पास 300 जूल्स आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में जो वर्क आपको रिक्वायर्ड था, जो राइट ऑप्शन है उसका, वो चार्ली ऑप्शन है 300 जूल्स। 300 जूल इसका राइट ऑप्शन है इस केस। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम देखें ये एकदम सॉल्व होने वाला नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए ऑन द स्पॉट इक्वेशन बनानी, फार्मूले को अरेंज करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इसका नेक्स्ट टॉपिक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में टीचर्स आपको ये बताते थे कि अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो उसको ग्रेविटी वॉक करवाती है, ग्रेविटी की वजह से वॉक होता है। बॉडी और ऊपर मूव करती जाएगी तब भी ग्रेविटी का रोल होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में टीचर्स आपको फर्स्ट ईयर में भी यही समझाते होंगे कि आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है और इन्फानाइट लेवल तक उसको थ्रो करके जो वॉक करवाना पड़ता है, उस एनर्जी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो मेन चीज़ है वो इन्फिनिटी है। आप आइडियल केस लेते हैं, आप कहते हैं किसी बॉडी को हमने इन्फानाइट डिस्टेंस के ऊपर थ्रो किया, उस केस में जो उसका वॉक होगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अगर मैं इसकी आपको डायग्राम याद करवाऊं, आप लोग इस तरह से इसकी डायग्राम बनाते थे। आपको टीचर्स ये बताते थे ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ के सेंटर से आप डिफरेंट पॉइंट्स लेते थे। देखिए रैंडमली हम 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट पॉइंट आपको टीचर्स कहते थे कि अर्थ के सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है और पहला जो डिस्टेंस होगा उसको आप r1 कह लें, जो सेकंड डिस्टेंस होगा उसको आप r2 कह लें, इस तरह से जो थर्ड डिस्टेंस होगा उसको आप r3 कह लें। अप टू सोन, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अप टू सोन ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स तक जाता था। ये आपको टीचर डायग्राम बनवाते थे कि अर्थ से आपने किसी बॉडी को थ्रो किया और पहला जो डिस्टेंस है वो r1 है, दूसरा r2, तीसरा r3 और अप टू इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप इसको ले जाएं, इन्फानाइट पॉइंट तक आप इसको डिस्कस करते थे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता था इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। इसका फार्मूला होता था -gm/r, ये इसका फार्मूला आप यूज़ करते थे। म्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, gm/r इसका जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से पहली बात तो ये कि इस फार्मूले में नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन यहाँ पे, ये जो नेगेटिव साइन है ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ पे रिपल्शन के लिए नहीं है। जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो जाहिर है उसे ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्शन का जो साइन है इसको आप नेगेटिव साइन कहते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक आप ये भी देखें कि अगर मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास r की वैल्यू 0 है, या मैं r की वैल्यू पहले इन्फिनिटी लिखता हूँ। अगर मैं r की वैल्यू इन्फानाइट लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि r की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gm/इन्फिनिटी। जब भी फ्रैक्शन में इन्फिनिटी होती है तो इसका मतलब ये है कि उसका आंसर आपके पास 0 आता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जब आप फ्रैक्शन में इन्फिनिटी लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास 0 होगा। अब आप खुद सोचें, आप एंटी टेस्ट के स्टूडेंट हैं, आप सब बच्चे कॉन्सेप्चुअल है माशाल्लाह, संडे क्लासेस भी आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ी हैं। खुद सोचो कि अगर एक चीज़ का ये फार्मूला इससे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है। जी तो कांस्टेंट है, 6.67 × 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू फिक्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये तो वैल्यू फिक्स है, आपको पता है। जी की वैल्यू हम फिक्स लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स है। मैथ की वैल्यू फिक्स होती है। आर की वैल्यू अगर आपको दी होती है, आर की वैल्यू आप चेंज करते हैं, मतलब इस पूरी क्वेश्चन में जस्ट आपने वैल्यू लगानी है तो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। जी कांस्टेंट है, मैथ आपको गिवन है, मैथ उसने बता दिया कि मैथ आप किसका ले रहे हैं, जैसे अर्थ का 6 × 10⁻24, आर की वैल्यू का पता है, जस्ट इसमें आपने वैल्यूज लगानी है, आपके पास आंसर आ जाए। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। बाकी इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इस फार्मूले का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इस फार्मूले का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप देखिए, एस्केप वेलोसिटी नाम से क्लियर है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप
आपको टीचर्स यही पढ़ाते थे कि स्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो बॉडी कम बैक करती है, आप किसी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी से अपवर्ड थ्रो करते हैं और वेलोसिटी से फेंकते हैं तो बॉडी दोबारा वापस आती है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को ऐसे फेंकें, आप बॉडी को फेंकेंगे ऐसे कि बॉडी वापस ही ना आए, मतलब वो अर्थ की प्रीमिसिस से, ग्रेविटी की रेंजेस से वो बाहर चली जाए, उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसको आप एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आप किसी बॉडी को थ्रो करें और बॉडी जो है वो अर्थ की रेंज से, अर्थ की प्रीमिसिस से बाहर चली जाए, उस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी एस्केप वेलोसिटी। इसका जो प्रूव आपको करवाया जाता था वो एस्केप वेलोसिटी का ये होता था, वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GR, एक इसका ये फार्मूला था और एक इसका फार्मूला आपको टीचर्स ये पढ़ाते थे, वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GM/R। दोनों ही फार्मूलाज वैलिड है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस फार्मूला के मुताबिक एस्केप वेलोसिटी जो है वो R के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फार्मूले पे भी ये ख्याल रखें कि इस फार्मूले में एस्केप वेलोसिटी जो है वो R के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्वर्सली है, शायद ये अलग अलग चीज़ें। बेटे ऐसा नहीं है। जब भी आपको कोई एमसीक्यू दिया होगा आपने हमेशा डाटा से देखना है। जो आपको डाटा दिया होगा डाटा के मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन का डाटा है तो आप इसके मुताबिक, जैसे सपोज मैथ्स आपको गिवन है, अगर मैथ्स आपको गिवन है तो आप इसके मुताबिक सॉल्व करें। अगर आपको मैथ्स गिवन नहीं है तो आप इस फार्मूला के, अच्छा इसमें जो मैथ्स है ये मैथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। देखिए यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है, स्मॉल एम नहीं है। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट किसके है? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के। किसी ऑब्जेक्ट का आप मैस जितना मर्जी बढ़ा दें, जितना मर्जी आप बढ़ा दें, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एस्केप वेलोसिटी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों के ऊपर है। कैपिटल एम का मतलब मैस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, और कैपिटल आर का मतलब आप उसका रेडियस जो आप ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर मैं इसके मुताबिक डिफरेंट फार्मूलाज बनाऊं, डिफरेंट एमसीक्यूज बनाऊं, जैसे एक सिंपल सी मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू को डिस्कस करता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए, आपको ये कहा जाए कि आपने मैस ऑफ प्लैनेट को डबल कर दिया और रेडियस को भी आपने डबल कर दिया, दोनों वैल्यूज को आपने डबल कर दिया। खुद देखो अभी मैं अभी लिख रहा हूँ ये टॉपिक, तो मेरे माइंड में खुद से एमसीक्यूज आ रहे हैं कि आपने मैस को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया। मैस ऑफ प्लैनेट को, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट होता तो स्मॉल एम होता, यहाँ पे कैपिटल एम है, और आपने रेडियस को आपने डबल कर दिया। अब इस केस में इसके वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? अब जाहिर है मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, मुझे पता है ये कैपिटल एम है। कैपिटल एम का मतलब इस पर मैस वाला फार्मूला लगेगा। ये जो इसके वेलोसिटी का मैस वाला फार्मूला है वो ये है 2GM/R। इसका मतलब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज इस तरह से आएंगी। ये होगा वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 × G, और m की वैल्यू को आपने डबल कर दिया, r की वैल्यू को भी आपने डबल कर दिया। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगेन आंसर वही आ गया, वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GM/R। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि m और r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप m को भी डबल कर रहे हैं, r को भी डबल कर रहे हैं। अगर मैं बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के बात करता हूँ, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तो m और r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब अगर m और r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, आप जितना मैस को बढ़ा रहे हैं रेडियस भी उतना बढ़ा रहे हैं, रेशो का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, रेशो पे किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं। या एक मैं अगर और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूँ, अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बता दें रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको आप वी नॉट कहते हैं, वी नॉट से वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल सा एमसीक्यू है, ये तो खैर काफ़ी सिंपल है कि रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी इज। अगर आप एस्केप वेलोसिटी की रेशो लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे तो वो क्या होगी? ऑप्शन आपके पास ये है, अल्फा ऑप्शन है 1:2, बीटा ऑप्शन है 2:1, चार्ली ऑप्शन है 1:√2, डेल्टा ऑप्शन है √2:1। ये आपको
एमसीक्यू जो है वो गिवन है। अब इस तरह के एमसीक्यूज को आप कैसे सॉल्व करते हैं या इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, नो डाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो चैप्टर 5 में, लेकिन आपको फार्मूला उसका पता होना चाहिए। वो डिस्कस हम करेंगे वहाँ पे, हमने उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन आपको उसका फार्मूला पता हो। अब यहाँ पे क्या है कि स्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका मतलब आपसे वो ये पूछ रहा है कि वी स्केप ओवर वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, अब आपको दोनों के फार्मूलाज पता होना चाहिए। स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 2 GR और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट GR। ये इन दोनों में फ़र्क है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये GR और ये स्क्वायर रूट GR कैंसिल आउट हो गए, तो वी स्केप ओवर वी ऑर्बिटल, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 2 और फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू है 1। इसका मतलब जब मैं इसकी रेशो लेता हूँ स्केप वेलोसिटी की ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 2:1। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ना एक टेबल बुक में उसने दिया हुआ है स्केप वेलोसिटी का, जहाँ पे स्केप वेलोसिटी का टॉपिक लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड पे एक टेबल गिवन है। आपने वो अच्छी तरह से देख लेनी है कि स्केप वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम किसके लिए, जैसे जुपिटर के लिए मैक्सिमम है वहाँ पे उसने टेबल में डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। जुपिटर के लिए स्केप वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आप लेते हैं, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है स्केप वेलोसिटी की। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे जो हमारी बुक में स्केप वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है वो आपने याद रखनी है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड समथिंग, इस तरह की वैल्यू जो है वो फिक्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछे तो आप उसको फ़ौरन बता सकें। तो ये मैक्सिमम चीज़ें आपने, मतलब आप जितने फार्मूलाज जितनी चीज़ें देख सकते हैं, कोशिश यही करें कि आप वो मैक्सिमम चीज़ें आप देखते जाएँ। तो ये हमारा टॉपिक था स्केप वेलोसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ज़ाहिर है इसके नाम से क्लियर है कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है आइडियल केस में वो कांस्टेंट रहता है। अब आपको टीचर्स क्या बताते थे, वहाँ पे आप डिफरेंट पॉइंट्स लेते थे। ये ए पॉइंट था आपके पास, सेंटर में ये बी पॉइंट, और अर्थ लेवल का जो आप पॉइंट लेते थे वो आपके पास सी पॉइंट होता था। पॉइंट ए पे आपको टीचर्स ये बताते थे कि हाईएस्ट पॉइंट है, जाहिर सी बात है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वन डायमेंशन में, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। इसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आती थी वो mgh आती थी। जब आप बी पॉइंट पे सॉल्व करते थे, बी पॉइंट पे जब आप सॉल्व करते थे तो इस पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू होती थी mgh-x। अभी h-x कैसे आता था, ये टोटल हाइट आप लोग लेते थे h, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट h, और अगर मैं सिर्फ बी पॉइंट तक की हाइट को कंसीडर करता हूँ तो ये मेरे पास x है, यानी कि टोटल हाइट h है और यहाँ तक की हाइट मेरे पास x है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh-x। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब आप लोग निकालते थे वो mgx आती थी। इसी तरह जब, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ड्राइव नहीं करना, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, इस तरह जब आप पॉइंट सी पर कैलकुलेशन करते थे या पॉइंट सी पर आप सॉल्व करते थे, तो पॉइंट सी पर चूंकि ये अर्थ लेवल का पॉइंट है, जस्ट बिफोर हिट द अर्थ लेवल, इस पॉइंट के ऊपर हाइट अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है। जब हाइट अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो होती है तो पॉइंट सी के ऊपर आप कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती, लेकिन पॉइंट सी के ऊपर इसी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती थी वो mgh आती थी। ऐसे टीचर आपको ये पढ़ाते थे और आपको ये ड्राइव करके दिखाते थे कि किसी पॉइंट के ऊपर भी, वो बेशक ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। यहाँ पे भी mgh आएगी, यहाँ पे भी mgh आएगी, और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास mgh आएगी। मीन्स के रिजल्टेंट जो एनर्जी का होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये टीचर्स आपको ड्राइव करवाते थे। ये एक आइडियल केस था। आइडियल केस की अगर मैं बात करता हूँ, इस एमसीक्यू को भी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझ लें। आप ये कहते थे कि आइडियल केस में, अगर आप आइडियल केस लेते हैं तो उसमें आप ये पढ़ते थे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट है इसका वो कांस्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट में चेंज नहीं आएगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिखते थे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को, ये आपके पास वैल्यू होती थी mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर।
आप ये वैल्यूज इसमें लिखते थे, कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे इन दोनों में मेन चीज़ क्या है, देखो लॉस इन पोटेंशियलिटी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, आइडियल केस है, इसमें आपने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। जब आप फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते तब आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस में होगा, अदरवाइज ये केस वैलिड नहीं है। अगर मैं नॉन आइडियल केस की बात करता हूँ, नॉन आइडियल केस में आप फ्रिक्शनल फैक्टर को भी कंसीडर करते थे। नॉन आइडियल केस में आप ये कहते थे कि एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र। देखिए तो आइडियल हो गया। लेकिन नॉन आइडियल में और आइडियल में फ़र्क क्या है कि इसमें आप फ्रिक्शनल फैक्टर कंसीडर करते थे। एफ एच का मतलब ये होता था कि वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क हो रहा है, जितना बॉडी अपवर्ड मूव करती जा रही है, जाहिर सी बात है ग्रेविटी डाउनवर्ड। मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब एक बॉडी अपवर्ड जा रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ये दोनों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि इनमें एंगल 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री में जो वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव आता है। तो यही एक वजह है कि यहाँ पे आप माइनस एफ एच लिखते थे। माइनस एफ एच का मतलब होता था वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ये माइनस एफ एच, यहाँ पे माइनस क्या है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र प्लस एफ एच। ये आपने, अगर वो आपको नॉन आइडियल केस बताएगा, मीन्स के फ्रिक्शन की बात करेगा और आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, या वो आपको फ्रिक्शन फैक्टर का बताएगा, उसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, तो आपने हमेशा ये फार्मूला यूज़ करना है। अदरवाइज आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आइडियल केस के अंदर जो यूज़ होता है। अब आप आए इस एमसीक्यू की तरफ। ये एमसीक्यू है, ब्रिक ऑफ मैस 2 kg ड्रॉ फ्रॉम अ रेस्ट पोजिशन। एक ब्रिक है जिसको आपने, जैसे सपोज ये एक ब्रिक है आपके पास, इसको आप, इसके 2 kg की ब्रिक है, इसको आपने रेस्ट पोजीशन से, मीन्स के यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। मैं यहाँ पे इसका डाटा लिखता हूँ। इस डाटा के मुताबिक वो आपको ये बता रहा है कि जो ब्रिक की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब ब्रिक ऑफ मैस 2 kg, मैस आपको गिवन है 2 kg, ड्रॉ फ्रॉम अ रेस्ट पोजिशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हाइट ऑफ 3 मीटर। देखें दो तरह की हाइट्स आपको गिवन है, एक 3 मीटर गिवन है और एक आपको 5 मीटर गिवन है। इसका मतलब H2 आप कह लें 5 मीटर आपके पास, H1 की वैल्यू आपके पास 3 मीटर है, दोनों हाइट्स गिवन है। यानी कि ओवरऑल आपको वो ये कह रहा है कि 2 kg उसका मैस है, वो रेस्ट पोजीशन में थी ब्रिक जब आपने उसको फेंका। विच इज़ द वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, या व्हाट इज़ द हाइट। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एक ब्रिक को जब आप 2 kg की ब्रिक है, जब आप उसको इस हाइट से फेंकते हैं, इनिशियली वो रेस्ट में है, और 5 मीटर से वो 3 मीटर की हाइट पे किस वेलोसिटी से आएगी। आपने वेलोसिटी का बताना है। एक्चुअली आपने v जो है फाइनल वेलोसिटी कह लें या v कह लें, v2 कह लें, v2 का v कह लें, ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, या इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। देखें इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपली आपने यही फार्मूला लगाना है जो भी मैंने आपको एक आइडियल केस का बताया। देखिए यहाँ पे उसने कोई फ्रिक्शन की बात नहीं की, पहली बात तो ये। अगर यहाँ पे वो फ्रिक्शन की बात करता तो मैं समझ आता कि एक नॉन आइडियल केस है। यहाँ पे तो उसने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की। जब उसने फ्रिक्शन की बात नहीं की तो मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, देखें पोटेंशियल एनर्जी का वही फार्मूला, एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र। चूँकि ब्रिक है वो सेम मैथ की बात कर रहा है, मैथ में तो चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि m जो है इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद v1 की जगह आपने 0 लगाना है, v2 की जगह जब आप v लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा g h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ, ये डाटा v2 की जगह v आप लगा दें और vi की जगह आप 0 लगा दें, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई v और ये वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 2 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2g h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v स्क्वायर। खुद ही देखें डाटा के मुताबिक खुद ही आपने फार्मूला डिज़ाइन किया और इसमें वैल्यूज अब आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, आंसर आता जाए। अब आपने सिंपली v निकालना है,
तो v की आपके पास वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 2g h1 माइनस h2। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आपके पास आएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू आप 9.8 लेते हैं या अपनी आसानी के लिए आप उसकी वैल्यू को 10 कंसीडर करते हैं जो कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। h1 माइनस h2 मीन्स के एक हाइट आपके पास 5 है, एक हाइट आपके पास 3 है, इसको आप 3 कह लें, इसको आप 5 मीटर कह लें क्योंकि बड़ी वैल्यू को आपने पॉजिटिव लेना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 माइनस 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है आपके पास, जब आप इस सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 ये आपके पास आ जाएगा 40। अब आप सब बच्चे खुद समझदार हैं, आपको पता है कि 40 का स्क्वायर रूट तो आप इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर ये 36 होता तो आपने आसानी से निकाल लेना था। 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास इन ऑप्शंस में, अब देखें 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 का स्क्वायर होता तो 16 आंसर होता, ये तो हम कर ही नहीं सकते। 5 के राउंड अबाउट आंसर तब होता जब 25 28 की रेंज में होता, ये भी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास 40 आ रहा है। उसके बाद 7.3, 7 का स्क्वायर होता है 49, मीन्स कि ये तो हमारी रेंज से 40 से ऊपर चला गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन आपके पास बच गई जो कि 6.3 है। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी का जो आंसर है वो 6.3 मीटर पर सेकेंड राइट ऑप्शन होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। अभी ये जो एक फार्मूला है ना, ये वाला जो आप यूज़ कर रहे हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये बड़ा वैलिड फार्मूला है। देखें ये जो आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, एम जी एच कह लें, चलिए मैं और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर सिंपल आपके पास एक ही हाइट आप ले रहे हैं और सिंगल वेलोसिटी आप ले रहे हैं, इस फार्मूले को आप कई तरह से चेंज कर सकते हैं, कई तरह से। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सपोज करें कि अगर एमसीक्यू आता है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है और उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो बताएं कि जब बॉडी को थ्रो किया गया तो अर्थ से हिट होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मीन्स कि आपने वेलोसिटी निकाल दी। मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का हाफ है तो वेलोसिटी आप बताएं कि जब किस वेलोसिटी से वो अर्थ के साथ कोलाइड करेगी बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्रिक है, कोई भी एक बॉल ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें, कुछ भी। अब इस केस में क्या होगा, आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, ऑप्शन इसके आपको डिफरेंट दिए होंगे। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, मैं अगेन यही काम करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, यही वाला फार्मूला है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, देखिए उससे कंडीशन दी है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये मैं काइनेटिक एनर्जी से कितनी वैल्यू में कंसीडर करूँगा, हाफ। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को मैं काइनेटिक एनर्जी का हाफ करता हूँ, इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास हाफ होगी, काइनेटिक का हाफ। जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म पे लिख लो, या आप कह लो कि काइनेटिक का हाफ, इसका मतलब हाफ, ये जो मेरे पास सिंपलेस्ट पोटेंशियल एनर्जी थी इसको मैंने हाफ कर दिया। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास वी स्क्वायर की जो वैल्यू है, वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट जी एच। वी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट जी एच। तो देखो कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को हाफ करता हूँ तो उस केस में आंसर ये आता है। मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे लिख लें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, या आप ऐसे भी कर लें कि हाइट को हमने पोटेंशियल एनर्जी का या हाइट को हमने हाफ कर दिया। सपोज इस तरह कर लें कि अगर ऐसे एमसीक्यू गिवन हो कि एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है, उसकी हाइट जो है वो टोटल हाइट का हाफ है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है वो टोटल हाइट की हाफ हाइट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो जस्ट ये प्रोसेस करके आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपने डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको चेंज करके डिफरेंट टाइप के आप एमसीक्यूज खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 4 था। बाकी से जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आप जस्ट एक दफ़ा पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल टाइप हैं। जो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जस्ट एक दफ़ा देखना है उसकी स्टेटमेंट क्या है, मतलब वो इतने ट्रिकी नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपने उसको देख लेना, वो आपको आ जाएगा। जो सोर्सेज से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, सोलर एनर्जी है, सिर्फ उसको पढ़ना है। उसमें से एमसीक्यू नहीं आते, क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यू मुश्किल होते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आते हैं।
तो ये अच्छी तरह से आप इस टॉपिक को देख भी लीजिएगा और साथ में इसके मैक्सिमम एमसीक्यू आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसके मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7, इंशाल्लाह ताला उसमें हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली और उसमें बहुत सी चीज़ें समझने वाली। तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।